मुकदमे की तैयारी। दादा अब्दुल्ला के केस की तैयारी करते समय मैं तथ्य की महिमा को इस हद तक नहीं पहचान सका था। तथ्य का अर्थ है सच्ची बात। सच्चाई पर डटे रहने से कानून अपने आप हमारी मदद पर आ जाते हैं। अंत में मैंने दादा अब्दुल्ला के केस में ये देख लिया कि उनका पक्ष मजबूत है, कानून को उनकी मदद करनी ही चाहिए। पर मैंने देखा कि मुकदमा लड़ने में दोनों पक्ष, जो आपस में रिश्तेदार हैं और एक ही नगर के निवासी हैं, बर्बाद हो जाएंगे। कोई कह नहीं सकता था कि मुकदमे का अंत कब होगा। अदालत में चलता रहे तो उसे जितना चाहो उतना लंबा किया जा सका था। मुकदमे को लंबा करने में दो में से किसी एक पक्ष का भी लाभ न होता, इसलिए संभव हो तो दोनों पक्ष मुकदमे का शीघ्र अंत चाहते थे। मैंने तैयब सेठ से विनती की, झगड़े को आपस में ही निपटा लेने की सलाह दी। उन्होंने अपने वकील से मिलने को कहा। यदि दोनों पक्ष अपने विश्वास के किसी व्यक्ति को पंच चुन लें तो मामला झटपट निपट जाए। वकीलों का खर्च इतना अधिक बढ़ता जा रहा था कि उसमें उनके जैसे बड़े व्यापारी भी बर्बाद हो जाते। दोनों इतनी चिंता के साथ मुकदमा लड़ रहे थे कि एक भी निश्चिंत होकर दूसरा कोई काम नहीं कर सकता था। इस बीच आपस में बैर भी बढ़ता जा रहा था। मैंने समझौते के लिए जी तोड़ मेहनत की। तैयब सेठ मान गए। आखिर पंच नियुक्त हुए। उनके सामने मुकदमा चला। मुकदमे में दादा अब्दुल्ला जीते, पर मुझे इतने से संतोष नहीं हुआ। यदि पंच के फैसले पर अमल होता तो तैयब हाजी खान मोहम्मद इतना रुपया एक साथ नहीं दे सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए पोरबंदर के मेमनों में आपस का एक ऐसा अलिखित नियम था कि खुद चाहे मर जाएं पर दीवाला न निकालें। तैयब सेठ 37,000 पौंड और मुकदमे का खर्च एक मुश्त दे ही नहीं सकते थे। उन्हें न तो एक दमड़ी कम देनी थी, न ही दिवाला निकालना था। रास्ता एक ही था कि दादा अब्दुल्ला उन्हें काफी लंबी मोहलत दें। दादा अब्दुल्ला ने उदारता से काम लिया और खूब लंबी मोहलत दे दी। पंच नियुक्त कराने में मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ी, उससे अधिक मेहनत ये लंबी अवधि निश्चित करने में पड़ी। दोनों पक्षों को प्रसन्नता हुई, दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ी। मेरे संतोष की सीमा न रही। मैं सच्ची वकालत सीखा, मनुष्य के अच्छे पहलू को खोजना सीखा और मनुष्य हृदय में प्रवेश करना सीखा। मैंने देखा कि वकील का कर्तव्य दोनों पक्षों के बीच खुदी हुई खाई को पाटना है। इस शिक्षा ने मेरे मन में ऐसी जड़ जमाई कि 20 साल की अपनी वकालत का मेरा अधिकांश समय अपने दफ्तर में बैठकर सैकड़ों मामलों को आपस में सुलझाने में ही बीता। उसमें मैंने कुछ खोया नहीं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि मैंने पैसा खोया। आत्मा तो खोई ही नहीं। ईश्वर इच्छा सर्वोपरि। खबर नहीं इस जुग में पल की, समझ मन को जाने कल की। मुकदमे के खत्म होने पर मेरे लिए प्रिटोरिया में रहने का कोई कारण न रहा। मैं डरबन गया। वहां पहुंचकर मैंने हिंदुस्तान लौटने की तैयारी की। अब्दुल्ला सेठ मुझे बिना मान सम्मान के जाने दें, ये संभव नहीं था। उन्होंने मेरे निमित्त से सीडनहैम में एक सामूहिक भोजन का आयोजन किया। पूरा दिन वहीं बिताना था। मेरे पास कुछ अखबार पड़े थे, मैं उन्हें पढ़ रहा था। एक अखबार के कोने में मैंने एक छोटा सा संवाद देखा। उसका शीर्षक था इंडियन फ्रेंचाइज, यानी हिंदुस्तानी मताधिकार। इस संवाद का यह आशय था कि हिंदुस्तानियों को नेटाल की धारा सभा के लिए सदस्य चुनने का जो अधिकार है वो छीन लिया जाए। धारा सभा में इससे संबंध रखने वाले कानून पर बहस चल रही थी। मैं इस कानून से अपरिचित था। भोज में सम्मिलित सदस्यों में किसी को भी हिंदुस्तानियों का अधिकार छीनने वाले इस बिल की कोई खबर नहीं थी। मैंने अब्दुल्ला सेठ से पूछा। उन्होंने कहा कि इन बातों को हम क्या जाने, व्यापार पर कोई संकट आए तो हमें उसका पता चलता है। देखिए ना, ऑरेंज फ्री स्टेट में हमारे व्यापार की जड़ उखड़ गई। उसके लिए हमने मेहनत की, पर हम तो अपंग ठहरे। अखबार पढ़ते हैं तो उसमें भी सिर्फ भाव ताव की बातें ही समझ पाते हैं। कानूनी बातों का हमें क्या पता चले। हमारे आंख कान तो हमारे गोरे वकील हैं। मैंने पूछा, पर यहाँ पैदा हुए और अंग्रेजी जानने वाले इतने सारे नौजवान हिंदुस्तानी हैं, वे क्या करते हैं? अब्दुल्ला सेठ ने माथे पर हाथ रखकर कहा, अरे भाई, उनसे हमें क्या मिल सकता है? वे बेचारे इसमें क्या समझें? वे तो हमारे पास भी नहीं फटकते, और सच पूछो तो हम भी उन्हें नहीं पहचानते। वे ईसाई हैं, इसलिए पादरियों के पंजे में हैं, और पादरी सब गोरे हैं जो सरकार के अधीन हैं। मेरी आंखें खुल गईं। इस समाज को अपनाना चाहिए। क्या ईसाई धर्म का यही अर्थ है? वे ईसाई हैं, इससे क्या हिंदुस्तानी नहीं रहे और परदेसी बन गए? किंतु मुझे तो स्वदेश वापस जाना था, इसलिए मैंने उपयुक्त विचारों को प्रकट नहीं किया।
मैंने अब्दुल्ला सेठ से कहा, लेकिन अगर ये कानून इस तरह पास हो गया तो आप सबको बड़ी मुश्किल में डाल देगा। ये तो हिंदुस्तानियों की आबादी को मिटाने का पहला कदम है। इसमें हमारे स्वाभिमान की हानि है। दूसरे मेहमान इस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनमें से एक ने कहा, मैं आपसे सच बात कहूं, अगर आप इस स्टीमर में न जाएं और एक आध महीना रुक जाएं, तो आप जिस तरह कहेंगे हम लड़ेंगे। दूसरे सब एक साथ बोल उठे, ये बात सच है। अब्दुल्ला सेठ, आप गांधी भाई को रोक लीजिए। मैंने मन में लड़ाई की रूपरेखा तैयार कर ली। मताधिकार कितनों को प्राप्त है सो जान लिया और फिर मैंने 1 महीना रुक जाने का निश्चय किया। इस प्रकार ईश्वर ने दक्षिण अफ्रीका में मेरे स्थायी निवास की नींव डाली और स्वाभिमान की लड़ाई का बीज रोप दिया। नेटाल में बस गया। पहला काम तो ये सोचा गया कि धारा सभा के अध्यक्ष को ऐसा तार भेजा जाए कि वे बिल पर अधिक विचार करना मुलतवी कर दें। इसी आशय का तार मुख्यमंत्री सर जॉन रॉबिन्सन को भेजा और दूसरा दादा अब्दुल्ला के मित्र के नाते मिस्टर एस्कम को। इस तार के जवाब में अध्यक्ष का तार मिला कि बिल की चर्चा 2 दिन तक मुलतवी रहेगी। सब खुश हुए। सब जानते थे कि यही नतीजा निकलेगा, पर कौम में नवजीवन का संचार हुआ। सब कोई ये समझे कि हम एक कौम हैं, केवल व्यापार संबंधी अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि कौम के अधिकारों के लिए लड़ना भी हम सबका धर्म है। उन दिनों लॉर्ड रिपन उपनिवेश मंत्री थे। उन्हें एक बहुत बड़ी अर्जी भेजने का निश्चय किया गया। इस अर्जी पर यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की सहियां लेनी थीं। ये काम एक दिन में तो हो नहीं सकता था, अतः स्वयं सेवक नियुक्त हुए और सबने काम निपटाने का जिम्मा लिया। अर्जी लिखने में मैंने बहुत मेहनत की। जो साहित्य मुझे मिला सो सब मैं पढ़ गया। हिंदुस्तान में हम एक प्रकार के मताधिकार का उपभोग करते हैं। सिद्धांत की इस दलील को और हिंदुस्तानियों की आबादी कम है, इस व्यवहारिक दलील को मैंने केंद्र बिंदु बनाया। अर्जी पर 10,000 सहियां हुईं। एक पखवाड़े में अर्जी भेजने लायक सहियां प्राप्त हो गईं। इतने समय में नेटाल में 10,000 सहियां प्राप्त की गई। इसे पाठक छोटी मोटी बात न समझें। सहियां समूचे नेटाल से प्राप्त करनी थीं। लोग ऐसे काम से अपरिचित थे। निश्चय ये था कि सही करने वाला किस बात पर सही कर रहा है, इसे जब तक वो समझ न ले तब तक वो सही न ली जाए। इसलिए खास तौर पर स्वयं सेवकों को भेजकर ही सहियां प्राप्त की जा सकती थीं। अर्जी गई, उसकी 1,000 प्रतियां छपवाई थीं। उस अर्जी के कारण हिंदुस्तान के आम लोगों को नेटाल का पहली बार परिचय हुआ। मैं जितने अखबारों और सार्वजनिक नेताओं के नाम जानता था, उतनों को अर्जियों की प्रतियां भेजी गईं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस पर अग्रलेख लिखा और हिंदुस्तानियों की मांग का अच्छा समर्थन किया। विलायत में भी अर्जी की प्रतियां सब पक्षों के नेताओं को भेजी गई थीं। वहां लंदन के टाइम्स का समर्थन प्राप्त हुआ। इससे आशा बंधी कि बिल मंजूर न हो सकेगा। अब मैं नेटाल छोड़ सकूं, ऐसी मेरी स्थिति नहीं थी। लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और नेटाल में ही स्थायी रूप से रहने का अत्यंत आग्रह किया। मैंने अपनी कठिनाइयां बताईं। मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे सार्वजनिक खर्च पर नहीं रहना चाहिए। मुझे अलग घर बसाने की आवश्यकता जान पड़ी। उस समय मैंने ये माना था कि घर भी अच्छा और अच्छी बस्ती में लेना चाहिए। मैंने सोचा कि दूसरे बैरिस्टरों की तरह मेरे रहने से हिंदुस्तानी समाज की इज्जत बढ़ेगी। मुझे लगा कि ऐसा घर मैं साल में 300 पौंड के खर्च के बिना चला ही नहीं सकूंगा। मैंने निश्चय किया कि इतनी रकम की वकालत की गारंटी मिलने पर ही मैं रह सकता हूँ, और वहां रहने वालों को मैंने इसकी सूचना दे दी। इस चर्चा का परिणाम ये निकला कि कोई 20 व्यापारियों ने मेरे लिए वर्ष का वर्षासन बांध दिया। इसके उपरांत दादा अब्दुल्ला विदाई के समय मुझे जो भेंट देने वाले थे, उसके बदले उन्होंने मेरे लिए आवश्यक फर्नीचर खरीद दिया और मैं नेटाल में बस गया। नेटाल इंडियन कांग्रेस। भारतीय मताधिकार प्रतिबंधक कानून के विरुद्ध केवल प्रार्थना पत्र भेजकर ही बैठा नहीं जा सकता था। उसके बारे में आंदोलन चलते रहने से उपनिवेश मंत्री पर उसका असर पड़ सकता था। इसके लिए एक संस्था की स्थापना करना आवश्यक मालूम हुआ। इस संबंध में मैंने अब्दुल्ला सेठ से सलाह ली, दूसरे साथियों से मिला और हमने एक सार्वजनिक संस्था खड़ी करने का निश्चय किया। उसके नामकरण में थोड़ा धर्म संकट था। इस संस्था को किसी पक्ष के साथ पक्षपात नहीं करना था। अतएव मैंने अपनी दलीलें पेश करके संस्था का नाम कांग्रेस ही रखने का सुझाव दिया और सन 1894 के मई महीने की 22 तारीख को नेटाल इंडियन कांग्रेस का जन्म हुआ। सदस्य बनाने में साथियों ने असीम उत्साह का परिचय दिया था। इसमें उन्हें आनंद आता था, अनमोल अनुभव प्राप्त होते थे।
बहुतेरे लोग खुश होकर नाम लिखाते और तुरंत पैसे दे देते। दूर दूर के गांव में थोड़ी कठिनाई होती थी। लोग सार्वजनिक काम का अर्थ नहीं समझते थे। बहुत सी जगहों में तो लोग अपने यहाँ आने का न्योता भेजते और प्रमुख व्यापारी के यहाँ ठहरने की व्यवस्था करते। पर इन यात्राओं में एक जगह शुरू में ही हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहां एक व्यापारी से 6 पौंड मिलने चाहिए थे, पर वो 3 से आगे बढ़ता ही न था। अगर इतनी रकम हम ले लेते तो फिर दूसरों से अधिक न मिलती। पड़ाव उन्हीं के घर था। हम सब भूखे थे, पर जब तक चंदा न मिले भोजन कैसे करें। उन भाई को बहुत समझाया मनाया, पर वे टस से मस न होते थे। गांव के दूसरे व्यापारियों ने भी उन्हें समझाया। सारी रात झकझक में बीत गई। गुस्सा तो कई साथियों को आया, पर किसी ने विनय का त्याग न किया। ठेठ सवेरे वो भाई पिघले और उन्होंने हमें 6 पौंड दिए, हमें भोजन कराया। ये घटना टोंगाट में घटी थी। इसका प्रभाव उत्तरी किनारे पर ठेठ स्टेंगर तक और अंदर की ओर ठेठ चार्ल्स टाउन तक पड़ा। इससे चंदा वसूली का हमारा काम आसान हो गया। पर हमारा हेतु केवल पैसे इकट्ठे करने का नहीं था। आवश्यकता से अधिक पैसा न रखने का तत्व भी मैं समझ चुका था। नेटाल इंडियन कांग्रेस में उपनिवेशों में पैदा हुए हिंदुस्तानियों ने प्रवेश किया था और मुहर्रिरों का समाज उसमें दाखिल हुआ था। फिर भी मजदूरों ने, गिरमिटिया समाज के लोगों ने उसमें प्रवेश नहीं किया था। कांग्रेस उनकी नहीं हुई थी। वो उसमें चंदा देकर और दाखिल होकर उसे अपना नहीं सके थे। उनके मन में कांग्रेस के प्रति प्रेम तो तभी पैदा हो सकता था जब कांग्रेस उनकी सेवा करे। ऐसा प्रसंग अपने आप आ गया, और वो भी ऐसे समय जबकि मैं स्वयं अथवा कांग्रेस उसके लिए शायद ही तैयार थी। मुझे वकालत शुरू किए अभी मुश्किल से 2-4 महीने हुए थे। कांग्रेस का भी बचपन था। इतने में एक दिन बाला सुंदरम नाम का एक मद्रासी हिंदुस्तानी हाथ में साफा लिए रोता रोता मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो थर थर कांप रहा था। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसके आगे के 2 दांत टूटे हुए थे। उसके मालिक ने उसे बुरी तरह मारा था। मालिक किसी वजह से गुस्सा हुआ होगा। उसे होश न रहा और उसने बाला सुंदरम की खूब जमकर पिटाई की। परिणाम स्वरूप बाला सुंदरम के 2 दांत टूट गए। मैंने उसे डॉक्टर के यहाँ भेजा। उन दिनों गोरे डॉक्टर ही मिलते थे। मुझे चोट संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। उसे प्राप्त करके ही मैं बाला सुंदरम को मजिस्ट्रेट के पास ले गया। वहां बाला सुंदरम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उसे पढ़कर मजिस्ट्रेट मालिक पर गुस्सा हुआ। उसने मालिक के नाम सम्मन जारी करने का हुक्म दिया। मेरी नीयत मालिक को सजा कराने की नहीं थी। मुझे तो बाला सुंदरम को उसके पंजे से छुड़ाना था। मैंने गिरमिटियों से संबंध रखने वाले कानून की छानबीन कर ली। यदि साधारण नौकर छोड़ता तो मालिक उसके खिलाफ दीवानी दावा दायर कर सकता था, पर उसे फौजदारी में नहीं ले जा सकता था। गिरमिट में और साधारण नौकर में बहुत फर्क था। पर खास फर्क ये था कि अगर गिरमिटिया मालिक को छोड़े तो वो फौजदारी गुनाह माना जाता था और उसके लिए उसे कैद भुगतनी होती। इसीलिए सर विलियम विल्सन हंटर ने इस स्थिति को लगभग गुलामी की सी स्थिति माना था। गुलाम की तरह गिरमिटिया मालिक की मिल्कियत माना जाता था। बाला सुंदरम को छुड़ाने के केवल 2 उपाय थे। या तो गिरमिटियों के लिए नियुक्त अधिकारी, जो कानून की दृष्टि से उनका रक्षक कहा जाता था, उसका गिरमिट रद्द कर दे और दूसरे के नाम लिखवा दे, अथवा मालिक स्वयं उसे छोड़ने को तैयार हो जाए। मैं मालिक से मिला। उससे मैंने कहा, मैं आपको सजा नहीं कराना चाहता। इस आदमी को सख्त मार पड़ी है, सो तो आप जानते ही हैं। आप इसका गिरमिट दूसरे के नाम लिखाने को राजी हो जाएं तो मुझे संतोष होगा। मालिक तो यही चाहता था। फिर मैं रक्षक से मिला। उसने भी सहमत होना स्वीकार कर लिया, पर शर्त ये रखी कि मैं बाला सुंदरम के लिए नया मालिक खोज दूं। मुझे एक नए अंग्रेज मालिक की खोज करनी थी। हिंदुस्तानियों को गिरमिटिया मजदूर रखने की इजाजत नहीं थी। मैं अभी कुछ ही अंग्रेजों को पहचानता था। उनमें से एक को मिला। उन्होंने मुझ पर मेहरबानी करके बाला सुंदरम को रखना मंजूर कर लिया। मैंने उनकी कृपा को साभार स्वीकार किया। मजिस्ट्रेट ने मालिक को अपराधी ठहराकर ये लिख दिया कि उसने बाला सुंदरम का गिरमिट दूसरे के नाम लिखना स्वीकार कर दिया है। बाला सुंदरम के मामले की बात गिरमिटियों में चारों तरफ फैल गई और मैं उनका बंधु मान लिया गया। मुझे ये बात अच्छी लगी। मेरे दफ्तर में गिरमिटियों का तांता सा लग गया और मुझे उनके सुख दुख जानने की बड़ी सुविधा हो गई। 3 पौंड का कर। बाला सुंदरम के किस्से ने गिरमिटिया हिंदुस्तानियों के साथ मेरा संबंध जोड़ दिया
परंतु उन पर कर लगाने का जो आंदोलन चला, उसके परिणाम स्वरूप मुझे उनकी स्थिति का गहरा अध्ययन करना पड़ा। लगभग सन 1860 में जब नेटाल में बसे हुए गोरों ने देखा कि वहां ईख की फसल अच्छी हो सकती है, तो उन्होंने मजदूरों की खोज शुरू की। मजदूर न मिले तो न ईख पैदा हो सकती थी और न ही चीनी बन सकती थी। नेटाल के हबशी ये मजदूरी नहीं कर सकते थे, इसलिए नेटाल निवासी गोरों ने भारत सरकार के साथ विचार विमर्श करके हिंदुस्तानी मजदूरों को नेटाल जाने देने की अनुमति प्राप्त की। उन्हें ये लालच दिया गया कि 5 साल तक मजदूरी करने का बंधन रहेगा और 5 साल के बाद उन्हें स्वतंत्र रीति से नेटाल में बसने की छूट होगी। उनको जमीन का मालिक बनने का पूरा अधिकार भी दिया गया था। उस समय गोरे चाहते थे कि हिंदुस्तानी मजदूर अपने 5 साल पूरे होने के बाद जमीन जोतें और अपने उद्यम का लाभ नेटाल को दें। हिंदुस्तानी मजदूरों ने ये लाभ आशा से अधिक दिया। साग सब्जी खूब बोई। हिंदुस्तान की अनेक उत्तम तरकारियां पैदा की। जो साग सब्जियां वहां पहले से पैदा होती थीं, उनके दाम सस्ते कर दिए। हिंदुस्तान से आम लाकर लगाए, पर इसके साथ ही उन्होंने व्यापार भी शुरू कर दिया। घर बनाने के लिए जमीनें खरीद ली और बहुतेरे लोग मजदूर न रहकर अच्छे जमींदार और मकान मालिक बन गए। इस तरह मजदूरों से मकान मालिक बन जाने वालों के पीछे पीछे वहां स्वतंत्र व्यापारी भी पहुंचे। स्वर्गीय सेठ अबू बकर आमद उनमें सबसे पहले पहुंचने वाले व्यापारी थे। उन्होंने वहां अपना कारोबार खूब जमाया। गोरे व्यापारी चौंके। जब पहले पहल उन्होंने हिंदुस्तानी मजदूरों का स्वागत किया था, तब उन्हें उनकी व्यापार करने की शक्ति का कोई अंदाजा नहीं था। वे किसान के नाते स्वतंत्र रहें, इस हद तक तो गोरों को उस समय कोई आपत्ति नहीं थी, पर व्यापार में उनकी प्रतिद्वंदिता उन्हें असह्य जान पड़ी। हिंदुस्तानियों के साथ उनके विरोध के मूल में ये चीज थी। उसमें दूसरी चीजें और मिल गईं। हमारा अलग रहन सहन, हमारी सादगी, हमारा कम नफे में संतुष्ट रहना, आरोग्य के नियमों के बारे में हमारी लापरवाही, घर आंगन को साफ रखने का आलस्य, उनकी मरम्मत में कंजूसी, हमारे अलग अलग धर्म, ये सारी बातें विरोध को भड़काने वाली सिद्ध हुईं। ये विरोध प्राप्त मताधिकार को छीन लेने के रूप में और गिरमिटियों पर कर लगाने के कानून के रूप में प्रकट हुआ। कानून के बाहर तो अनेक प्रकार से उन्हें परेशान करना शुरू हो ही चुका था। पहला सुझाव तो ये था कि गिरमिट पूरा होने के कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तानियों को जबरदस्ती वापस भेज दिया जाए, ताकि उनके इकरारनामे की मुद्दत हिंदुस्तान में पूरी हो। पर इस सुझाव को भारत सरकार मानने वाली नहीं थी। इसलिए ये सुझाव दिया गया कि 1. मजदूरी का इकरार पूरा हो जाने पर गिरमिटिया वापस हिंदुस्तान चला जाए, अथवा 2. हर दूसरे साल नया गिरमिट लिखवाए और उस हालत में हर बार उसके वेतन में कुछ बढ़ोतरी की जाए। 3. अगर वो वापस न जाए और मजदूरी का नया इकरारनामा भी न लिखे तो हर साल 25 पौंड का कर दे। इन सुझावों को स्वीकार कराने के लिए सर हेनरी बीन्स और मिस्टर मैसन का डेपुटेशन हिंदुस्तान भेजा गया। तब लॉर्ड एल्विन वायसराय थे। उन्होंने 25 पौंड का कर तो नामंजूर कर दिया, पर वैसे हर एक हिंदुस्तानी से 3 पौंड का कर लेने की स्वीकृति दे दी। मुझे उस समय ऐसा लगा था और अब तक लगता है कि वायसराय की ये गंभीर भूल थी। इसमें उन्होंने हिंदुस्तान के हित का तनिक भी विचार नहीं किया। नेटाल के गोरों के लिए ऐसी सुविधा कर देना उनका कोई धर्म नहीं था। 3-4 साल के बाद ये कर हर वैसे गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानी की स्त्री से और उसके हर 16 साल और उससे बड़ी उम्र के लड़के और 13 साल या उससे बड़ी उम्र की लड़की से भी लेने का निश्चय किया गया। पति, पत्नी और 2 बच्चों वाले कुटुंब से, जिसमें पति को अधिक से अधिक 14 शिलिंग प्रतिमास मिलते हों, 12 पौंड अर्थात 180 रुपए का कर लेना भारी जुल्म बन गया। दुनिया में कहीं भी इस स्थिति के गरीब लोगों से ऐसा भारी कर नहीं लिया जाता था। इस कर के विरुद्ध जोरों की लड़ाई छिड़ी। यदि नेटाल इंडियन कांग्रेस की ओर से कोई आवाज ही न उठाई जाती तो शायद वायसराय 25 पौंड भी मंजूर कर लेते। 25 पौंड के बदले 3 पौंड होना भी कांग्रेस के आंदोलन का ही प्रताप हो, ये पूरी तरह संभव है। पर इस कल्पना में मेरी भूल हो सकती है। संभव है कि भारत सरकार ने 25 पौंड के प्रस्ताव को शुरू से ही अस्वीकार कर दिया हो, और हो सकता है कि कांग्रेस के विरोध न करने पर भी वो 3 पौंड का कर ही स्वीकार करती। तो भी उसमें हिंदुस्तान के हित की तो हानि ही थी। हिंदुस्तान के हित रक्षक के नाते वायसराय को ऐसा अमानुषी कर कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए था। पर अंत में सत्य की जय हुई। हिंदुस्तानियों की तपस्या में सत्य मूर्तिमान हुआ।
इसके लिए अटल श्रद्धा की, अकूट धैर्य की और सतत कार्य करते रहने की आवश्यकता थी। यदि कौम हार कर बैठ जाती, कांग्रेस लड़ाई को भूल जाती और कर को अनिवार्य समझकर उसके आगे झुक जाती, तो वो कर आज तक गिरमिटिया हिंदुस्तानियों से वसूल होता रहता और इसका कलंक स्थानीय हिंदुस्तानियों को और समूचे हिंदुस्तान को लगता। हिंदुस्तान में कलकत्ते से बंबई जाते हुए प्रयाग बीच में पड़ता था। वहां ट्रेन 45 मिनट रुकती थी। इस बीच मैंने शहर का एक चक्कर लगाकर आने का विचार किया। मुझे केमिस्ट की दुकान से दवा भी खरीदनी थी। केमिस्ट ऊँघता हुआ बाहर निकला और दवा देने में उसने काफी देर कर दी। मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी चलती दिखाई पड़ी। भले स्टेशन मास्टर ने मेरे लिए गाड़ी 1 मिनट रोकी थी, पर मुझे वापस आते न देखकर उसने मेरा सामान उतरवा लेने की सावधानी बरती। बंबई में रुके बिना मैं सीधा राजकोट गया और वहां एक पुस्तिका लिखने की तैयारी में लगा। पुस्तिका को लिखने और छपाने में लगभग 1 महीना बीत गया। उसका आवरण हरा था, इसलिए बाद में वो हरी पुस्तिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसमें दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तानियों की स्थिति का चित्रण मैंने जानबूझकर नरम भाषा में किया था। नेटाल में लिखी हुई 2 पुस्तिकाओं में, जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, मैंने जिस भाषा का प्रयोग किया था उससे भी नरम भाषा का प्रयोग मैंने इसमें किया था, क्योंकि मैं जानता था कि छोटा दुख भी दूर से देखने पर बड़ा मालूम होता है। हरी पुस्तिका की मैंने 10,000 प्रतियां छपवाई थीं और उन्हें सारे हिंदुस्तान के अखबारों और सब पक्षों के प्रसिद्ध लोगों को भेजा था। पायनियर में उस पर सबसे पहले लेख निकला। उसका सारांश विलायत गया और उस सारांश का सारांश फिर राइटर के द्वारा नेटाल पहुंचा। वो तार तो 3 पंक्तियों में था। नेटाल में हिंदुस्तानियों के साथ होने वाले व्यवहार का जो चित्र मैंने खींचा था, उसका वो लघु संस्करण था। वो मेरे शब्दों में नहीं था। उसका जो असर हुआ उसे हम आगे देखेंगे। धीरे धीरे सब प्रमुख पत्रों में इस प्रश्न की विस्तृत चर्चा हुई। इस पुस्तिका को डाक से भेजने के लिए इसके पैकेट तैयार कराने का काम मुश्किल था और पैसा देकर कराना खर्चीला। मैंने सरल युक्ति खोज ली। मोहल्ले के सब लड़कों को इकट्ठा किया और उनसे सवेरे के 2-3 घंटों में से जितना समय वे दे सकें उतना देने के लिए कहा। लड़कों ने इतनी सेवा करना खुशी से स्वीकार किया। अपनी तरफ से मैंने उन्हें अपने पास जमा होने वाले काम में आए हुए डाक के टिकट और आशीर्वाद देना कबूल किया। लड़कों ने हंसते खेलते मेरा काम पूरा कर दिया। इस प्रकार छोटे बच्चों को स्वयं सेवक बनाने का ये मेरा पहला प्रयोग था। इन बालकों में से 2 आज भी मेरे साथी हैं। राजकोट में मेरा दक्षिण अफ्रीका का काम चल रहा था और इसी बीच मैं बंबई हो आया। मेरा इरादा खास शहरों में सभाएं करके विशेष रूप से लोकमत तैयार करने का था। इस ख्याल से मैं वहां गया था। पहले मैं न्यायमूर्ति रांडे से मिला। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और मुझे सर फिरोज शाह मेहता से मिलने की सलाह दी। बाद में मैं जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी से मिला। उन्होंने मेरी बात सुनकर मुझे वही सलाह दी। सर फिरोज शाह से तो मुझे मिलना ही था, पर इन 2 गुरुजनों के मुंह से उनकी सलाह के अनुसार चलने की बात सुनकर मुझे इस बात का विशेष बोध हुआ कि सर फिरोज शाह का जनता पर कितना प्रभुत्व था। मैं सर फिरोज शाह से मिला। उनके तेज से चकाचौंध हो जाने को मैं तैयार था ही। उनके लिए प्रयुक्त होने वाले विश्लेषणों को मैं सुन चुका था। मुझे बंबई के शेर और बंबई के बेताज बादशाह से मिलना था, पर बादशाह ने मुझे डराया नहीं। पिता जिस प्रेम से अपने नौजवान बेटे से मिलता है, उसी तरह वो मुझसे मिले। उनसे मुझे उनके चैम्बर में मिलना था। उनके पास उनके अनुयायियों का दरबार तो भरा ही रहता था। वाच्छा थे, कामा था, इनसे उन्होंने मेरी पहचान कराई। वाच्छा का नाम मैं सुन चुका था। वे सर फिरोज शाह के दाहिने हाथ माने जाते थे। वीर चंद गांधी ने अंक शास्त्री के रूप में मुझे उनका परिचय दिया था। उन्होंने कहा, गांधी, हम फिर मिलेंगे। इस सारी बातचीत में मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे। सर फिरोज शाह ने मेरी बात सुन ली। न्यायमूर्ति रांडे और तैयब जी से मिल चुकने की बात भी मैंने उन्हें बता दी। उन्होंने कहा, गांधी, तुम्हारे लिए मुझे आम सभा करनी होगी। मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। फिर अपने मुंशी की ओर मुड़े और उसे सभा का दिन निश्चित करने को कहा। दिन निश्चित करके उन्होंने मुझे विदा कर दिया। सभा से 1 दिन पहले आकर मिलने की आज्ञा दी। मैं निर्भय होकर मन ही मन खुश होता हुआ घर लौटा। बंबई की इस यात्रा में मैं वहां रहने वाले अपने बहनोई से मिलने गया। वे बीमार थे, घर में गरीबी थी। अकेली बहन से उनकी सेवा शुश्रूषा हो नहीं पाती थी। बीमारी गंभीर थी। मैंने उन्हें अपने साथ राजकोट चलने को कहा।
वे राजी हो गए। बहन बहनोई को लेकर मैं राजकोट पहुंचा। बीमारी अपेक्षा से अधिक गंभीर हो गई। मैंने उन्हें अपने कमरे में रखा। मैं सारा दिन उनके पास रहता, रात में भी जागना पड़ता। उनकी सेवा करते हुए मैं दक्षिण अफ्रीका का काम कर रहा था। बहनोई का स्वर्गवास हो गया, पर उनके अंतिम दिनों में उनकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला। इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ। बहनोई के देहांत के दूसरे ही दिन मुझे बंबई की सभा के लिए जाना था। सार्वजनिक सभा के लिए भाषण की बात सोचने जितना समय भी मुझे नहीं मिला था। लंबे जागरण की थकावट मालूम हो रही थी और आवाज भारी हो गई थी। ईश्वर जैसे तैसे मुझे निभाह लेगा, ये सोचता हुआ मैं बंबई पहुंचा। फरामजी कावसजी इंस्टीट्यूट के हॉल में सभा थी। मैंने सुन रखा था कि जिस सभा में सर फिरोज शाह बोलने वाले हों, उस सभा में खड़े रहने को जगह नहीं मिलती। ऐसी सभाओं में विद्यार्थी समाज खास रस लेता था। ऐसी सभा का मेरा ये पहला अनुभव था। सर फिरोज शाह को मेरा भाषण अच्छा लगा। मुझे गंगा नहाने का सा संतोष हुआ। इस सभा के परिणाम स्वरूप देश पांडे और एक पारसी सज्जन पिघले और दोनों ने मेरे साथ दक्षिण अफ्रीका जाने का अपना निश्चय प्रकट किया। सर फिरोज शाह मेहता ने मेरा मार्ग सरल कर दिया था। बंबई से मैं पूना गया। मुझे मालूम था कि पूना में 2 दल थे। मुझे तो सबकी मदद की जरूरत थी। मैं लोकमान्य तिलक से मिला। उन्होंने कहा कि सब पक्षों की मदद लेने का आपका विचार बिल्कुल ठीक है। आपके मामले में कोई मतभेद हो ही नहीं सकता, लेकिन आपके लिए तटस्थ सभापति चाहिए। आप प्रोफेसर भांडारकर से मिलिए। वे आजकल किसी आंदोलन में सम्मिलित नहीं होते, पर संभव है कि वे इस काम के लिए आगे आ जाएं। उनसे मिलने के बाद मुझे परिणाम से सूचित कीजिए। मैं आपकी पूरी मदद करना चाहता हूं। आप प्रोफेसर गोखले से तो मिलेंगे ही। मेरे पास आप जब आना चाहें निसंकोच आइए। लोकमान्य का ये मेरा प्रथम दर्शन था। मैं उनकी लोकप्रियता का कारण तुरंत ही समझ गया। यहां से मैं गोखले के पास गया। वे फर्ग्यूसन कॉलेज में थे। मुझसे बड़े प्रेम से मिले और मुझे अपना बना लिया। उनसे भी मेरा ये पहला ही परिचय था, पर ऐसा जान पड़ा मानो हम पहले भी मिल चुके हों। सर फिरोज शाह मुझे हिमालय जैसे और लोकमान्य समुद्र जैसे, गोखले गंगा जैसे लगे। गंगा में मैं नहीं जा सकता था और हिमालय पर चढ़ा नहीं जा सकता। समुद्र में डूबने का डर था। गंगा की गोद में तो खेला जा सकता था, उसमें डोंगियां लेकर सैर की जा सकती थी। गोखले ने बारीकी से मेरी जांच की, उसी तरह जिस तरह स्कूल में भर्ती होते समय किसी विद्यार्थी की जांच की जाती है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं किस किससे और कैसे मिलूं। फिर मेरा भाषण देखने को मांगा। मुझे कॉलेज की व्यवस्था दिखाई और जब जरूरत हो तब फिर मिलने को आने को कहा। डॉक्टर भांडारकर के जवाब की खबर देने को कहा और मुझे विदा किया। राजनीति के क्षेत्र में जो स्थान गोखले ने जीते जी मेरे हृदय में प्राप्त किया और स्वर्गवास के बाद आज भी जो स्थान उन्हें प्राप्त है, वो और कोई न पा सका। रामकृष्ण भांडारकर ने मेरा वैसा ही स्वागत किया जैसा कोई बाप अपने बेटे का करता है। बातचीत के अंत में वे बोले, तुम किसी से भी पूछोगे तो वो बतलाएगा कि आजकल मैं किसी राजनीतिक काम में हिस्सा नहीं लेता, पर मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटा सकता। तुम्हारा मामला इतना मजबूत है और तुम्हारा उद्यम इतना स्तुत्य है कि मैं तुम्हारी सभा में आने से इनकार कर ही नहीं सकता। ये अच्छा हुआ कि तुम श्री तिलक और श्री गोखले से मिल लिए। उनसे कहो कि मैं दोनों पक्षों द्वारा बुलाई गई सभा में खुशी से आऊंगा और सभापति का पद स्वीकार करूंगा। समय के बारे में मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। दोनों पक्षों को जो समय अनुकूल होगा उसके अनुकूल मैं हो जाऊंगा। ये कहकर उन्होंने धन्यवाद और आशीर्वाद के साथ मुझे विदा किया। बिना किसी हो हल्ले और आडंबर के एक सादे मकान में पूना की इस विद्वान और त्यागी मंडली ने सभा को और मुझे संपूर्ण प्रोत्साहन के साथ विदा किया। वहां से मैं मद्रास गया। मद्रास तो जैसे पागल हो उठा। बाला सुंदरम के किस्से का सभा पर गहरा असर पड़ा। मेरे लिए मेरा भाषण अपेक्षाकृत लंबा था, पूरा छपा हुआ था, पर सभा ने उसका एक एक शब्द ध्यान पूर्वक सुना। सभा के अंत में उस हरी पुस्तिका पर लोग टूट पड़े। मद्रास में संशोधन और परिवर्तन के साथ उसकी दूसरी आवृत्ति 10,000 की छपाई थी। उसका अधिकांश निकल गया, पर मैंने देखा कि 10,000 की जरूरत नहीं थी। मैंने लोगों के उत्साह का अंदाज कुछ अधिक कर लिया था। मेरे भाषण का प्रभाव तो अंग्रेजी जानने वाले समाज पर ही पड़ा था। उस समाज के लिए अकेले मद्रास शहर में 10,000 प्रतियों की आवश्यकता नहीं हो सकती थी। यहां मुझे बड़ी से बड़ी मदद स्वर्गीय जी परमेश्वरन पिल्लई से मिली। वे मद्रास स्टैंडर्ड के संपादक थे। उन्होंने इस प्रश्न का अच्छा अध्ययन कर लिया था।
वे मुझे अपने दफ्तर में समय समय पर बुलाते रहते थे और मेरा मार्गदर्शन करते थे। हिंदू के जी सुब्रमण्यम से भी मैं मिला था। उन्होंने और डॉक्टर सुब्रमण्यम ने भी पूरी सहानुभूति दिखाई, पर जी परमेश्वरन पिल्लई ने तो मुझे अपने समाचार पत्र का इस काम के लिए मनचाहा उपयोग करने दिया और मैंने निसंकोच उसका उपयोग किया भी। सभा पाचियप्पा हॉल में हुई थी और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम उसके सभापति बने थे। मद्रास में सबके साथ विशेषकर अंग्रेजी में ही बोलना पड़ता था। फिर भी बहुतों से इतना प्रेम और उत्साह पाया कि मुझे घर जैसा ही लगा। प्रेम किन बंधनों को नहीं तोड़ सकता। इतने में डरबन से तार मिला, पार्लियामेंट जनवरी में बैठेगी, जल्दी लौटिए। इससे अखबारों में एक पत्र लिखकर मैंने तुरंत लौट जाने की जरूरत जता दी और कलकत्ता छोड़ा। दादा अब्दुल्ला के बंबई के एजेंट को तार दिया कि पहले स्टीमर से मेरे जाने की व्यवस्था करें। दादा अब्दुल्ला ने स्वयं कुरलैंड नाम का स्टीमर खरीद लिया था। उन्होंने उसमें मुझे और मेरे परिवार को मुफ्त ले जाने का आग्रह किया। मैंने उसे धन्यवाद सहित स्वीकार किया। दिसंबर के आरंभ में मैं कुरलैंड स्टीमर से अपनी धर्मपत्नी, 2 लड़कों और अपने स्वर्गीय बहनोई के एकमात्र लड़के को लेकर दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका डरबन के लिए रवाना हुआ। तीसरा भाग, तूफान की आगही। कुटुंब के साथ ही मेरी पहली समुद्री यात्रा थी। मैंने कितनी ही बार लिखा है कि हिंदू समाज में ब्याह बचपन में होने के कारण और मध्यम श्रेणी के लोगों में पति के प्रायः साक्षर और पत्नी के प्रायः निरक्षर होने के कारण पति पत्नी के जीवन में अंतर रहता है और पति को पत्नी का शिक्षक बनना पड़ता है। मुझे अपनी धर्मपत्नी और बालकों की वेशभूषा की, खाने पीने की और बोलचाल की संभाल रखनी होती थी। मुझे उन्हें रीति रिवाज सिखाने होते थे। उन दिनों की कितनी ही बातों की याद मुझे आज भी हंसाती है। हिंदू पत्नी पति परायणता में अपने धर्म की प्रकाष्ठा मानती है। हिंदू पति अपने को पत्नी का ईश्वर मानता है, इसलिए पत्नी को पति जैसा नचाए वैसा नाचना होता है। 18 दिसंबर के आसपास दोनों स्टीमरों ने लंगर डाले। दक्षिण अफ्रीका के बंदरगाहों में यात्रियों के स्वास्थ्य की पूरी जांच की जाती है। यदि रास्ते में किसी को कोई छूत वाली बीमारी हुई तो स्टीमर को सूतक में यानी क्वारंटीन में रखा जाता है। हमारे बंबई छोड़ते समय वहां प्लेग की शिकायत थी, इसलिए हमें इस बात का डर जरूर था कि सूतक की कुछ बाधा होगी। बंदरगाह में लंगर डालने के बाद स्टीमर को सबसे पहले पीला झंडा फहराना होता है। डॉक्टरी जांच के बाद डॉक्टर के मुक्ति देने पर पीला झंडा उतरता है और फिर यात्रियों के रिश्तेदार आदि को स्टीमर पर आने की इजाजत मिलती है। डॉक्टर आए, जांच करके उन्होंने 5 दिन का सूतक घोषित किया, क्योंकि उनकी ये धारणा थी कि प्लेग के कीटाणु 23 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि बंबई छोड़ने के बाद 23 दिन की अवधि पूरी होने तक स्टीमरों को सूतक में रखा जाए। पर इस सूतक की आज्ञा का हेतु केवल स्वास्थ्य रक्षा नहीं था। डरबन के गोरे नागरिक हमें उल्टे पैरों लौटा देने का जो आंदोलन कर रहे थे, वो भी इस आज्ञा के मूल में एक कारण था। दादा अब्दुल्ला की तरफ से हमें शहर में चल रहे इस आंदोलन की खबरें मिलती रहती थीं। गोरे लोग एक के बाद दूसरी विराट सभाएं कर रहे थे। वे दादा अब्दुल्ला के नाम धमकियां भेजते थे, उन्हें लालच भी देते थे। अगर दादा अब्दुल्ला दोनों स्टीमरों को वापस ले जाएं, तो गोरे नुकसान की भरपाई करने को तैयार थे। दादा अब्दुल्ला किसी की धमकी से डरने वाले नहीं थे। इस समय वहां सेठ अब्दुल करीम हाजी आदम दुकान पर थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि कितना ही नुकसान क्यों न उठाना पड़े, वे स्टीमरों को बंदरगाह पर लाएंगे और यात्रियों को उतारेंगे। मेरे नाम उनके विस्तृत पत्र बराबर आते रहते थे। सौभाग्य से इस समय स्वर्गीय मनसुख लाल हीरालाल नाजर मुझसे मिलने के लिए डरबन आ पहुंचे थे। वे होशियार और बहादुर आदमी थे। उन्होंने हिंदुस्तानी कौम को नेक सलाह दी। मिस्टर लाटन वकील थे, वे भी वैसे ही बहादुर थे। उन्होंने गोरों की करतूतों की निंदा की और इस अवसर पर कौम को जो सलाह दी वो सिर्फ वकील के नाते पैसे लेकर नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र के नाते दी। इस प्रकार डरबन में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। एक ओर मुट्ठी भर गरीब हिंदुस्तानी और उनके इने गिने अंग्रेज मित्र, दूसरी ओर धन बल, बाहुबल, विद्याबल और संख्या बल में भरे पूरे अंग्रेज थे। इन बलवान प्रतिपक्षियों को राज्य का बल भी प्राप्त हो गया था, क्योंकि नेटाल की सरकार ने खुल्लम खुल्ला उनकी मदद की थी। मिस्टर हैरी एस्कम ने, जो मंत्रिमंडल में थे और उसके कर्ता धर्ता थे, इन गोरों की सभाओं में प्रकट रूप से हिस्सा लिया था। यात्रियों के मनोरंजन के लिए स्टीमर पर खेलों का प्रबंध किया गया था।
बड़े दिन का त्योहार आया। कप्तान ने उस दिन पहले दर्जे के यात्रियों को भोज दिया। यात्रियों में मुख्यतः मैं और मेरे परिवार के लोग ही थे। भोजन के बाद भाषण करने की प्रथा तो थी ही। मैंने पश्चिमी सभ्यता पर भाषण किया। मैं जानता था कि ये अवसर गंभीर भाषण का नहीं है, पर मैं दूसरा कोई भाषण दे ही नहीं सकता था। मैं आनंद में सम्मिलित हुआ था, पर मेरा दिल तो डरबन में चल रही लड़ाई में ही लगा हुआ था, क्योंकि इस हमले में मध्य बिंदु मैं था। मुझ पर 2 आरोप थे। पहला, मैंने हिंदुस्तान में नेटाल वासी गोरों की अनुचित निंदा की थी, और दूसरा, मैं नेटाल को हिंदुस्तानियों से भर देना चाहता था और इसलिए खासकर नेटाल में बसाने के लिए हिंदुस्तानियों को कुरलैंड और नादरी में भर लाया था। मुझे अपनी जिम्मेदारी का ख्याल था। मेरे कारण दादा अब्दुल्ला भारी नुकसान में पड़ गए थे। यात्रियों के प्राण संकट में थे और अपने परिवार को साथ लाकर मैंने उसे भी दुख में डाल दिया था। पर मैं स्वयं बिल्कुल निर्दोष था। मैंने किसी को नेटाल आने के लिए ललचाया नहीं था। नादरी के यात्रियों को मैं पहचानता भी नहीं था और कुरलैंड में अपने 2-3 रिश्तेदारों को छोड़कर बाकी के सैकड़ों यात्रियों के नाम धाम तक को मैं नहीं जानता था। मैंने हिंदुस्तान में अंग्रेजों के विषय में एक भी ऐसा शब्द नहीं कहा जो मैं नेटाल में न कह चुका था, और जो कुछ मैंने कहा था उसके लिए मेरे पास काफी प्रमाण थे। अंत में यात्रियों को और मुझे अल्टीमेटम मिले। दोनों को धमकी दी गई कि तुम्हारी जान खतरे में है। दोनों ने नेटाल के बंदरगाह पर उतरने के अपने अधिकार के विषय में लिखा और अपना ये निश्चय घोषित किया कि कैसा भी संकट क्यों न हो, हम अपने इस अधिकार पर डटे रहेंगे। आखिर 23वें दिन अर्थात 13 जनवरी सन 1897 में स्टीमरों को मुक्ति मिल गई और यात्रियों को उतरने का आदेश मिला। जहाज धक्के पर लगा, यात्री उतरे, पर मेरे बारे में मिस्टर एस्कम्ब ने कप्तान से कहलाया था, गांधी को और उनके परिवार को शाम के समय उतारिएगा। उनके विरुद्ध गोरे बहुत उत्तेजित हो गए हैं और उनके प्राण संकट में हैं। सुपरिटेंडेंट मिस्टर टेटम उन्हें शाम को अपने साथ ले जाएंगे। कप्तान ने मुझे इस संदेश की खबर दी। मैंने तदनुसार उसे स्वीकार किया, लेकिन इस संदेश को मिले आधा घंटा भी न हुआ था कि इतने में मिस्टर लाटन आए और कप्तान से मिलकर बोले कि यदि मिस्टर गांधी मेरे साथ चलें तो मैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर ले जाना चाहता हूं। स्टीमर के एजेंट के वकील के नाते मैं आपसे कहता हूं कि मिस्टर गांधी के बारे में जो संदेश आपको मिला है उसके बंधन से आप मुक्त हैं। इस प्रकार कप्तान से बातचीत करके वो मेरे पास आए और मुझे कुछ इस मतलब की बातें कहीं। आपको जीवन का डर न हो तो मैं चाहता हूं कि श्रीमती गांधी और बच्चे गाड़ी में रुस्तम जी सेठ के घर जाएं और आप तथा मैं आम रास्ते से पैदल चलें। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप अंधेरा होने पर चुपचाप शहर में दाखिल हों। मेरा ख्याल है कि आपका बाल भी बांका न होगा। अब तो सब कुछ शांत है, गोरे सब तितर बितर हो गए हैं, पर कुछ भी क्यों न हो, मेरी राय है कि आपको छिपे तौर पर शहर में कभी नहीं जाना चाहिए। मैं सहमत हो गया। मेरी धर्मपत्नी और बच्चे गाड़ी में बैठकर रुस्तम जी सेठ के घर सही सलामत पहुंच गए। कप्तान की अनुमति लेकर मैं मिस्टर लाटन के साथ उतरा। रुस्तम जी सेठ का घर वहां से लगभग 2 मील दूर था। जैसे ही हम जहाज से उतरे, कुछ लड़कों ने मुझे पहचान लिया और वो गांधी गांधी चिल्लाने लगे। तुरंत ही कुछ लोग इकट्ठा हो गए और चिल्लाहट बढ़ गई। मिस्टर लाटन ने देखा कि भीड़ बढ़ जाएगी, इसलिए उन्होंने रिक्शा मंगवाया। मुझे उसमें बैठना कभी भी अच्छा नहीं लगता था। उस पर सवार होने का मुझे ये पहला ही अनुभव होने जा रहा था, पर लड़के भला क्यों बैठने देते। उन्होंने रिक्शा वाले को धमकाया और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। हम आगे बढ़े, भीड़ भी बढ़ती गई। खासी भीड़ जमा हो गई। सबसे पहले तो भीड़ वालों ने मुझे और मिस्टर लाटन को अलग कर दिया। फिर मुझ पर कंकरों और सड़े अंडों की वर्षा शुरू हुई। किसी ने मेरी पगड़ी उछाल कर फेंक दी और फिर लातें शुरू हुई। मुझे गश आ गया। मैंने पास के घर की जाली पकड़ ली और दम लिया। वहां खड़ा रहना तो संभव ही नहीं था। तमाचे पड़ने लगे। इतने में पुलिस अधिकारी की स्त्री, जो मुझे पहचानती थी, उस रास्ते से गुजरी और मुझे देखते ही वो मेरी बगल में आकर खड़ी हो गई और धूप के न रहते भी उसने अपनी छतरी खोल ली। इससे भीड़ कुछ नरम पड़ी। अब मुझ पर प्रहार करने को हो तो मिसेस अलेक्जेंडर को बचाकर ही किए जा सकते थे। इस बीच मुझ पर मार पड़ते देखकर कोई हिंदुस्तानी नौजवान पुलिस थाने दौड़ कर गया। सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर ने एक टुकड़ी मुझे घेर कर बचा लेने के लिए भेजी। वो समय पर पहुंची। मेरा रास्ता पुलिस थाने के पास ही होकर जाता था। सुपरिटेंडेंट ने मुझे थाने में आश्रय लेने की सलाह दी। मैंने इनकार किया और कहा, जब लोगों को अपनी भूल मालूम हो जाएगी तो वे शांत हो जाएंगे। मुझे उनकी न्याय बुद्धि पर विश्वास है।
पुलिस के दस्ते के साथ में सही सलामत पारसी रुस्तम जी के घर पहुंचा। मेरी पीठ पर छिपी मार पड़ी थी। एक जगह थोड़ा खून निकल आया था। स्टीमर के डॉक्टर दादा बरजोर वहीं मौजूद थे। उन्होंने मेरी अच्छी सेवा शुश्रूषा की। यूं तो भीतर शांति थी, पर बाहर गोरों ने घर को घेर लिया था। शाम हो चुकी थी और अंधेरा हो चला था। बाहर हजारों लोग तीखी आवाज में शोर कर रहे थे और गांधी को हमें सौंप दो की पुकार मचा रहे थे। परिस्थिति का ख्याल करके सुपरिटेंडेंट वहां पहुंचे और भीड़ को धमकी से नहीं बल्कि उनका मन बहलाकर वश में रख रहे थे। फिर भी वे निश्चिंत तो नहीं थे। उन्होंने मुझे इस आशय का संदेश भेजा, यदि आप अपने मित्र के मकान, माल असबाब और अपने बाल बच्चों को बचाना चाहते हो तो जिस तरह मैं कहूं उसी तरह आपको इस घर से छिपे तौर पर निकल जाना चाहिए। सो कुछ भी हो, भागने के काम में उलझ जाने से मैं अपनी चोटों को भूल गया। मैंने हिंदुस्तानी सिपाही की वर्दी पहनी। कभी सिर पर मार पड़े तो उससे बचने के लिए माथे पर पीतल की एक तश्तरी रखी और ऊपर से मद्रासी तर्ज का बड़ा साफा बांधा। साथ में खुफिया पुलिस के 2 जवान थे। उनमें से एक ने हिंदुस्तानी व्यापारी की पोशाक पहनी और अपना चेहरा हिंदुस्तानी की तरह रंग लिया। दूसरे ने क्या पहना था सो मैं भूल गया हूं। हम बगल की गली में होकर पड़ोस की एक दुकान में पहुंचे और गोदाम में लगी हुई बोरों की थप्पियों को अंधेरे में लांघते हुए दुकान के दरवाजे से भीड़ में घुसकर आगे निकल गए। गली के नुक्कड़ पर गाड़ी खड़ी थी। उसमें बिठाकर मुझे अब उसी थाने में ले जाया गया जिसमें आश्रय लेने की सलाह सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर ने पहले दी थी। मैंने सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर को और खुफिया पुलिस के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। इस प्रकार जब एक तरफ से मुझे ले जाया जा रहा था तब दूसरी तरफ सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर भीड़ से गाना गवा रहे थे। उस गीत का अनुवाद ये था, चलो हम गांधी को फांसी पर लटका दें, इमली के उस पेड़ पर उसे फांसी से लटका दें। जब सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर को मेरे सही सलामत थाने पर पहुंच जाने की खबर मिली तो उन्होंने भीड़ से कहा, आपका शिकार तो इस दुकान में से सही सलामत निकल भागा है। भीड़ में किसी को गुस्सा आया तो कोई हंसा। बहुतों ने इस बात को मानने से इनकार किया। इस पर सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर ने कहा, तो आप लोग अपने में से जिसे नियुक्त कर दें उसे मैं अंदर ले जाऊं और वो तलाश करके देख ले। अगर आप गांधी को ढूंढ निकालें तो उसे मैं आपके हवाले कर दूंगा। न ढूंढ सकें तो आपको बिखर जाना होगा। मुझे ये विश्वास है कि आप पारसी रुस्तम जी का मकान हरगिज नहीं जलाएंगे और न गांधी के स्त्री और बच्चों को कष्ट पहुंचाएंगे। भीड़ ने प्रतिनिधि नियुक्त किए। उन्होंने तलाशी के बाद उन्हें निराशाजनक समाचार सुनाया। सब सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर की सूझबूझ और चतुराई की प्रशंसा करते हुए पर मन ही मन कुछ गुस्सा होते हुए बिखर गए। उस समय के उपनिवेश मंत्री स्वर्गीय मिस्टर चैम्बरलेन ने तार द्वारा सूचित किया कि मुझ पर हमला करने वालों पर मुकदमा चलाया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। मिस्टर एस्कम्ब ने मुझे अपने पास बुलाया। मुझे पहुंची चोट के लिए खेद प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, आप ये तो मानेंगे ही कि आपका बाल भी बांका हो तो मुझे उससे कभी खुशी नहीं हो सकती। आपने मिस्टर लाटन की सलाह मानकर तुरंत जहाज से उतर जाने का साहस किया। आपको ऐसा करने का हक था, पर आपने यदि मेरे संदेश को मान लिया होता तो ये दुखद घटना न घटती। अब अगर आप हमला करने वालों को पहचान सकें तो मैं उन्हें गिरफ्तार करवाने और उन पर मुकदमा चलाने को तैयार हूं। मिस्टर चैम्बरलेन भी यही चाहते हैं। मैंने जवाब दिया, मुझे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है। संभव है हमला करने वालों में से 1-2 को मैं पहचान लूं। उन्हें सजा दिलाने से मुझे क्या हासिल होगा? फिर मैं हमला करने वालों को दोषी भी नहीं मानता। उन्हें तो ये कहा गया है कि मैंने हिंदुस्तान में अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कहकर नेटाल के गोरों को बदनाम किया है। वे इस बात को मानकर गुस्सा हों, इसमें आश्चर्य क्या है? दोष तो बड़ों का है और मुझे कहने की इजाजत दें तो आपको मान जाना चाहिए। आप लोगों को सही रास्ता दिखा सकते थे, पर आपने भी राइटर के तार को ठीक माना और ये कल्पना कर ली कि मैंने अतिशयोक्ति की होगी। मुझे किसी पर कोई मुकदमा नहीं चलाना। जब वस्तु स्थिति प्रकट होगी और उन लोगों का पता चलेगा तो वे खुद पछताएंगे। तो आप मुझे ये बात लिख कर दे देंगे? मुझे मिस्टर चैम्बरलेन को इस आशय का तार भेजना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि आप जल्दी में कुछ लिख कर दे दें। मेरी इच्छा ये है कि आप मिस्टर लाटन से और अपने दूसरे मित्रों से सलाह करके जो उचित जान पड़े सो करें। हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूं कि यदि आप हमला करने वालों पर मुकदमा नहीं चलाएंगे तो सब और शांति स्थापित करने में मुझे बहुत मदद मिलेगी और आपकी प्रतिष्ठा तो निश्चय ही बढ़ेगी। मैंने जवाब दिया, इस विषय में मेरे विचार पक्के हो चुके हैं। ये निश्चय समझिए कि मुझे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है, इसलिए मैं आपको यहीं पर ये लिखकर दे देना चाहता हूँ। ये कहकर मैंने आवश्यक पत्र लिखकर दे दिया।
जिस दिन मैं जहाज से उतरा उसी दिन अर्थात पीला झंडा उतरने के बाद तुरंत नेटाल एडवर्टाइजर नामक पत्र का प्रतिनिधि मुझसे मिलने आया था। उसने मुझसे कई प्रश्न पूछे थे और उनके उत्तर में मैं प्रत्येक आरोप का पूरा पूरा जवाब दे सका था। सर फिरोज शाह मेहता के प्रताप से उस समय मैंने हिंदुस्तान में एक भी भाषण बिना लिखे नहीं किया था। अपने उन सब भाषणों और लेखों का संग्रह तो मेरे पास था ही। मैंने ये सब उसे दे दिया और सिद्ध कर दिखाया कि मैंने हिंदुस्तान में ऐसी एक भी बात नहीं कही जो अधिक तीव्र शब्दों में दक्षिण अफ्रीका में न कही गई हो। मैंने ये भी बता दिया कि कुरलैंड और नादरी के यात्रियों को लाने में मेरा हाथ बिल्कुल नहीं था। उनमें अधिकतर तो पुराने ही थे और बहुतेरे नेटाल में रहने वाले नहीं थे बल्कि ट्रांसवाल जाने वाले थे। उन दिनों नेटाल में मंदी थी, ट्रांसवाल में बहुत अधिक कमाई होती थी। इस कारण अधिकतर हिंदुस्तानी वहीं जाना पसंद करते थे। इस खुलासे का और हमलावरों पर मुकदमा दायर करने से मेरे इनकार करने का इतना ज्यादा असर पड़ा कि गोरे शर्मिंदा हुए। समाचार पत्रों ने मुझे निर्दोष सिद्ध कर दिया और हुल्लड़ करने वालों की निंदा की। इस प्रकार परिणाम में तो मुझे लाभ ही हुआ और मेरा लाभ मेरे कार्य का ही लाभ था। इससे भारतीय समाज की प्रतिष्ठा बढ़ी और मार्ग अधिक सरल हो गया। 3 या 4 दिन बाद मैं अपने घर गया और कुछ ही दिनों में व्यवस्थित रीति से अपना कामकाज करने लगा। इस घटना के कारण मेरी वकालत भी बढ़ गई। परंतु इस तरह यदि हिंदुस्तानियों की प्रतिष्ठा बढ़ी तो उनके प्रति गोरों का द्वेष भी बढ़ा। गोरों को विश्वास हो गया कि हिंदुस्तानियों में दृढ़ता पूर्वक लड़ने की शक्ति है। फलतः उनका डर बढ़ गया। नेटाल की धारा सभा में 2 कानून पेश हुए जिनसे हिंदुस्तानियों की कठिनाइयां बढ़ गईं। एक से भारतीय व्यापारियों के धंधे को नुकसान पहुंचा और दूसरे से हिंदुस्तानियों के आने जाने पर अंकुश लग गया। बच्चों की शिक्षा। सन 1897 की जनवरी में जब मैं डरबन उतरा तब मेरे साथ 3 बालक थे। मेरा भांजा लगभग 10 वर्ष की उम्र का, मेरा बड़ा लड़का 9 वर्ष का और दूसरा लड़का 5 वर्ष का। अब इन सबको कहाँ पढ़ाया जाए? मैं अपने लड़कों को गोरों के लिए चलने वाले स्कूलों में भेज सकता था, पर वो केवल मेहरबानी और अपवाद स्वरूप होता। दूसरे सब हिंदुस्तानी बालक वहां नहीं पढ़ सकते थे। हिंदुस्तानी बालकों को पढ़ाने के लिए ईसाई मिशन के स्कूल थे, पर उनमें मैं अपने बालकों को भेजने के लिए तैयार नहीं था। वहां दी जाने वाली शिक्षा मुझे पसंद नहीं थी। वहां गुजराती द्वारा शिक्षा तो मिलती ही कहां से। सारी शिक्षा अंग्रेजी में ही दी जाती थी, अथवा बहुत प्रयत्न किया जाता तो अशुद्ध तमिल या हिंदी में दी जा सकती थी। पर इन और ऐसी अन्य त्रुटियों को सहन करना मेरे लिए संभव नहीं था। मैं स्वयं बालकों को पढ़ाने का थोड़ा प्रयत्न करता था, पर वो अत्यंत अनियमित था। अपनी रुचि के अनुकूल गुजराती शिक्षक मैं खोज न सका। मैं उन्हें देश भेजने के लिए भी तैयार नहीं था। उस समय भी मेरा ये ख्याल था कि छोटे बच्चों को माता पिता से अलग नहीं रहना चाहिए। सुव्यवस्थित घर में बालकों को जो शिक्षा सहज ही मिल जाती है वो छात्रालयों में नहीं मिल सकती। अतएव अधिकतर वे मेरे साथ ही रहे। लड़कों को मैं स्वयं जितना समय देना चाहता था उतना नहीं दे सका। इस कारण और दूसरी अनिवार्य परिस्थितियों के कारण मैं अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं दे सका। इस विषय में मेरे सब लड़कों को न्यून अधिक मात्रा में मुझसे शिकायत भी रही है, क्योंकि जब जब वे बीए, एमए और मैट्रिकुलेट के भी संपर्क में आते तब स्वयं किसी स्कूल में न पढ़ सकने की कमी का अनुभव करते थे। इस पर मेरी अपनी ये राय कि जो अनुभव ज्ञान उन्हें मिला है, माता पिता का जो सहचर्य वो प्राप्त कर सके हैं, स्वतंत्रता का जो पदार्थ पाठ उन्हें सीखने को मिला है, वो सब उन्हें न मिलता यदि मैंने उनको चाहे जिस तरह के स्कूल भेजने का आग्रह रखा होता। वो बालक और मेरे लड़के आज समान अवस्था के हैं। मैं नहीं मानता कि वे मनुष्यता में मेरे लड़कों से आगे बढ़े हुए हैं अथवा उनसे मेरे लड़के कुछ अधिक सीख सकते हैं। फिर भी मेरे प्रयोग का अंतिम परिणाम तो भविष्य ही बता सकता था। यहाँ इस विषय की चर्चा करने का हेतु तो ये है कि मनुष्य जाति की उत्क्रांति का अध्ययन करने वाले लोग गृह शिक्षा और स्कूली शिक्षा के भेद का और माता पिता द्वारा अपने जीवन में किए हुए परिवर्तनों का उनके बालकों पर जो प्रभाव पड़ता है उसका कुछ अंदाज लगा सकें। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण का एक उद्देश्य ये भी है कि सत्य का पुजारी इस प्रयोग से ये देख सके कि सत्य की आराधना उसे कहाँ तक ले जा सकती है और स्वतंत्रता देवी का उपासक देख सके कि वो देवी कैसा बलिदान चाहती है। बालकों को अपने साथ रखते हुए भी यदि मैंने स्वाभिमान का त्याग किया होता, दूसरे भारतीय बालक जिसे न पा सकें उसकी अपने बालकों के लिए इच्छा न रखने के विचार का पोषण न किया होता, तो मैं अपने बालकों को अक्षर ज्ञान अवश्य दे सकता था। किंतु उस दशा में स्वतंत्रता और स्वाभिमान का जो पदार्थ पाठ वे सीखे वो न सीख पाते
और जहां स्वतंत्रता तथा अक्षर ज्ञान के बीच ही चुनाव करना हो, वहां कौन कह सकेगा कि स्वतंत्रता अक्षर ज्ञान से 1000 गुना अधिक अच्छी नहीं है। सन 1920 में जिन नौजवानों को मैंने स्वतंत्रता घातक स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ने के लिए आमंत्रित किया था और जिनसे मैंने कहा था कि स्वतंत्रता के लिए निरक्षर रहकर आम रास्ते पर गिट्टी फोड़ना गुलामी में रहकर अक्षर ज्ञान प्राप्त करने से कहीं अच्छा है, वे अब मेरे कथन के मर्म को कदाचित समझ सकेंगे। सेवा वृत्ति। मन में हमेशा ये विचार बना रहता कि सेवा शुश्रूषा का एक सा काम मैं हमेशा करता रहूं तो कितना अच्छा हो। डॉक्टर बूथ सेंट एडम्स मिशन के मुखिया थे। वे हमेशा अपने पास आने वालों को मुफ्त दवा दिया करते थे। वे बहुत भले और दयालु आदमी थे। पारसी रुस्तम जी की दानशीलता के कारण डॉक्टर बूथ की देख रेख में एक बहुत छोटा अस्पताल खुला। मेरी प्रबल इच्छा हुई कि मैं इस अस्पताल में नर्स का काम करूं। इस काम से मुझे थोड़ी शांति मिली। मेरा काम बीमार की हालत समझकर उसे डॉक्टर को समझाने और डॉक्टर की लिखी दवा तैयार करके बीमार को देने का था। इस काम से मैं दुखी दर्दी हिंदुस्तानियों के निकट संपर्क में आया। उनमें से अधिकांश तमिल, तेलुगु अथवा उत्तर हिंदुस्तान के गिरमिटिया होते थे। ये अनुभव मेरे लिए भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। बोअर युद्ध के समय घायलों की सेवा शुश्रूषा के काम में और दूसरे बीमारों की परिचर्या में मुझे इससे बड़ी मदद मिली। बालकों के पालन पोषण का प्रश्न तो मेरे सामने था ही। दक्षिण अफ्रीका में मेरे 2 लड़के और हुए। उन्हें किस तरह पाल पोस कर बड़ा किया जाए, इस प्रश्न को हल करने में मुझे इस काम ने अच्छी मदद की। ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य के विषय में विचार करने का समय आ गया है। एक पत्नी व्रत का तो विवाह के समय से ही मेरे हृदय में स्थान था। पत्नी के प्रति वफादारी मेरे सत्य व्रत का अंग थी, पर अपनी स्त्री के साथ भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इसका स्पष्ट बोध मुझे दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ। पति पत्नी में ऐक्य होता है, इसलिए उनमें परस्पर प्रेम हो तो कोई आश्चर्य नहीं। मालिक और नौकर के बीच वैसा प्रेम प्रयत्न पूर्वक विकसित करना होता है। दिन पर दिन कवि के वचनों का बल मेरी दृष्टि में बढ़ता प्रतीत हुआ। जागृत होने के बाद भी 2 बार तो मैं विफल ही रहा। प्रयत्न करता परंतु गिर पड़ता। प्रयत्न में मुख्य उद्देश्य ऊंचा नहीं था। मुख्य उद्देश्य था संतानोत्पत्ति को रोकना। उसके बाह्य उपचारों के बारे में मैंने विलायत में कुछ पढ़ा था। संयम पालन की कठिनाइयों का पार न था। हमने अलग खाटें रखी। रात में पूरी तरह थकने के बाद ही सोने का प्रयत्न किया। इस सारे प्रयत्न का विशेष परिणाम मैं तुरंत नहीं देख सका, पर आज भूतकाल पर निगाह डालते हुए देखता हूं कि इन सब प्रयत्नों ने मुझे अंतिम निश्चय पर पहुंचने का बल दिया। अंतिम निश्चय तो मैं सन 1906 में ही कर सका था। उस समय सत्याग्रह का आरंभ नहीं हुआ था। मुझे उसका सपना तक नहीं आया था। बोअर युद्ध के बाद नेटाल में जुलू विद्रोह हुआ। उस समय मैं जोहानिसबर्ग में वकालत करता था, पर मैंने अनुभव किया कि इस विद्रोह के मौके पर मुझे अपनी सेवा नेटाल सरकार को अर्पण करनी चाहिए। मैंने सेवा अर्पण की और वो स्वीकृत हुई। ब्रह्मचर्य के संपूर्ण पालन का अर्थ है ब्रह्म दर्शन। ये ज्ञान मुझे शास्त्र द्वारा नहीं हुआ। ये अर्थ मेरे सामने क्रम क्रम से अनुभव सिद्ध होता गया। उससे संबंध रखने वाले शास्त्र वाक्य बाद में मैंने पढ़े। ब्रह्मचर्य में शरीर रक्षण, बुद्धि रक्षण और आत्मा का रक्षण समाया हुआ है। इसे मैं व्रत लेने के बाद दिन प्रतिदिन अधिकाधिक अनुभव करने लगा। अब ब्रह्मचर्य को एक घोर तपस्या के रूप में रहने देने के बदले उसे रसमय बनाना था और उसी सहारे निभाना था। इसलिए अब उसकी विशेषताओं के मुझे नित नए दर्शन होने लगे। ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो स्वादेंद्रिय पर प्रभुत्व प्राप्त करना ही चाहिए। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि यदि स्वाद को जीत लिया जाए तो ब्रह्मचर्य का पालन बहुत सरल हो जाता है। इस कारण अब से आगे के मेरे आहार संबंधी प्रयोग केवल अनाहार की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ब्रह्मचर्य की दृष्टि से होने लगे। मैंने प्रयोग करके अनुभव किया कि आहार थोड़ा, सादा और बिना मिर्च मसाले का और प्राकृतिक स्थिति वाला होना चाहिए। ब्रह्मचारी का आहार वनपक्व फल है। इसे अपने विषय में तो मैंने 6 वर्ष तक प्रयोग करके देखा है। जब मैं सूखे और हरे वनपक्व फलों पर रहता था, तब जिस निर्विकार अवस्था का अनुभव मैंने किया, वैसा अनुभव आहार में परिवर्तन करने के बाद मुझे कभी नहीं हुआ। फलाहार के दिनों में ब्रह्मचर्य स्वाभाविक हो गया था। दुग्धाहार के कारण वो कष्ट साध्य बन गया। मुझे फलाहार से दुग्धाहार पर क्यों जाना पड़ा, इसकी चर्चा मैं यथास्थान पर करूंगा। यहाँ तो इतना कहना काफी है कि ब्रह्मचारी के लिए दूध का आहार व्रत पालन में बाधक है। इस विषय में मुझे शंका नहीं। इसका कोई ये अर्थ न करे कि ब्रह्मचारी मात्र के लिए दूध का त्याग इष्ट है।
ब्रह्मचर्य पर आहार का कितना प्रभाव पड़ता है, इसके संबंध में बहुत प्रयोग करने की आवश्यकता है। दूध के समान स्नायु पोषक और उतनी ही सरलता से पचने वाला फलाहार मुझे अभी तक नहीं मिला और न कोई वैद्य, हकीम या डॉक्टर ऐसे फलों अथवा अन्न की जानकारी दे सका है। अतएव दूध को विकारोत्पादक वस्तु जानते हुए भी मैं उसके त्याग की सलाह अभी किसी को नहीं दे सकता। ब्रह्मचर्य उपचारों में जिस तरह आहार के प्रकार और परिमाण की मर्यादा आवश्यक है, उसी तरह उपवास के बारे में भी समझना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि उन्हें चारों तरफ से, ऊपर से और नीचे से या 10 दिशाओं से घेरा जाए तो ही वे अंकुश में रहती हैं। सब जानते हैं कि आहार के बिना वे काम नहीं कर सकती। अतएव इंद्रिय दमन के हेतु से स्वेच्छा पूर्वक किए गए उपवास से इंद्रिय दमन में बहुत मदद मिलती है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। कई लोग उपवास करते हुए भी इसमें विफल होते हैं। उसका कारण ये है कि उपवास ही सब कुछ कर सकेगा, ऐसा मानकर वे केवल स्थूल उपवास करते हैं और मन से 56 भोगों का स्वाद लेते रहते हैं। उपवास के दिनों में वे उपवास की समाप्ति पर क्या खाएंगे, इसके विचारों का स्वाद लेते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि न स्वादेंद्रिय का संयम सधा और न जननेंद्रिय का। उपवास की सच्ची उपयोगिता वहीं होती है जहां मनुष्य का मन भी देह दमन में साथ देता है। तात्पर्य ये कि मन में विषय भोग के प्रति विरक्ति आनी चाहिए। विषय की जड़ें मन में रहती है। उपवास आदि साधनों से यद्यपि बहुत सहायता मिलती है, फिर भी वो अपेक्षाकृत कम ही होती है। कहा जा सकता है कि उपवास करते हुए भी मनुष्य विषयासक्त रह सकता है, पर बिना उपवास के विषयासक्ति को जड़मूल से मिटाना संभव नहीं। अतएव ब्रह्मचर्य के पालन में उपवास अनिवार्य अंग है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, वचन और क्रम से समस्त इंद्रियों का संयम। इस संयम के लिए ऊपर बताए गए त्यागों की आवश्यकता है। इसे मैं दिन प्रतिदिन अनुभव करता रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ। त्याग के क्षेत्र की सीमा नहीं है, जैसे ब्रह्मचर्य की महिमा की कोई सीमा नहीं है। ऐसा ब्रह्मचर्य अल्प प्रयत्न से सिद्ध नहीं होता। करोड़ों लोगों के लिए वो सदा केवल आदर्श रूप में ही रहेगा, क्योंकि प्रयत्नशील ब्रह्मचारी अपनी त्रुटियों का नित्य दर्शन करेगा, अपने अंदर ओने कोने में छिपकर बैठे हुए विकारों को पहचान लेगा और उन्हें निकालने का सतत प्रयत्न करेगा। परंतु ऐसा ब्रह्मचर्य केवल प्रयत्न साध्य नहीं है। इसे मैंने हिंदुस्तान में आने के बाद अनुभव किया। कहा जा सकता है कि तब तक मैं मूर्छावश था। मैंने ये मान लिया था कि फलाहार से विकार समूल नष्ट हो जाते हैं और मैं अभिमान पूर्वक ये मानता था कि अब मेरे लिए कुछ भी करना बाकी नहीं। पर इस विचार के प्रकरण तक पहुंचने में अभी देर है। इस बीच इतना कह देना आवश्यक है कि ईश्वर साक्षात्कार के लिए जो लोग मेरी व्याख्या वाले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, वे यदि अपने प्रयत्न के साथ ही ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले हों तो उनके लिए निराशा का कोई कारण नहीं रहेगा। विषया विनिर्वन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्य रसोपस्यः परम दृष्ट्वा निर्वततः। गीता अध्याय 2। अतएव आत्मार्थी के लिए राम नाम और राम कृपा ही अंतिम साधन है। इस वस्तु का साक्षात्कार मैंने हिंदुस्तान में किया।